नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की एक बेहद खास परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल पटना से जिस राजनीतिक खबर का इंतजार लोगों को था, कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति तक बिहार की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलने की उम्मीद की जा रही है, वो मकर संक्रांति के पहले ही तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि बिहार में इन्वेस्टर समिट चल रही है। पहले दिन नीतीश कुमार नहीं थे और दूसरे दिन नीतीश कुमार की उपस्थिति का कार्यक्रम वहां रखा गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने दूसरे दिन भी वहां मौजूद रहने से अपनी दूरी बना ली है। और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने दूरी बनाई है। और इसके साथ ही प्रगति यात्रा, जिसका पहला चरण 23 दिसंबर से प्रस्तावित था, वो यात्रा भी रोक दी गई है। तो क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर से नई दिशा में जा रही है? याद कीजिए, ये वही नीतीश कुमार है जो दिल्ली की बैठकों में उपस्थित रहना 2022 में छोड़ दिए थे। तब कहा जा रहा था कि बिहार में खेला होने जा रहा है। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कैबिनेट की बैठक को महज 8 मिनट में, जी हाँ, 25 जनवरी 2024 की कैबिनेट बैठक को महज 8 मिनट में खत्म कर दिया था। तभी कहा जा रहा था कि बिहार में खेला होने की गुंजाइश बन गई है और 3 दिन बाद खेल हो गया था। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद की परिस्थितियां बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पचाने लायक नहीं लग रही है, तो उस परिस्थिति में एक तरफ महागठबंधन के भीतर भी समन्वय का दौर शुरू हो गया है कि बातचीत आपस में वहां तेज हो गई है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं, हवाला स्वास्थ्य का दिया जा रहा है। स्वाभाविक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, लेकिन राजनीति में सब कुछ यूं ही अनायास नहीं होता। और जो अनायास नहीं होता, फिर उसके आगे क्या होता है, उस आगे की परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति के लाइव वायर कहे जाते हैं आप। शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जहां से आपका सीधा सीधा वायरलेस कनेक्शन नहीं होता हो। शायद ही, चाहे इस खेमे के, इंडिया वाले खेमे के, चाहे एनडीए वाले खेमे के, हर खेमे से आपका सीधा संपर्क रहता है। ये बताइए, नीतीश कुमार जब दिल्ली आते थे 2022 में, तो कहा जा रहा था कि आंख दिखाने आ रहे हैं। आंख दिखाने मतलब आंख का इलाज कराने। और आंख दिखाने नीतीश कुमार दिल्ली आते थे तो उस वक्त मुहावरा चलता था, आंख दिखाने गए हैं या मुहावरे वाला आंख दिखाने गए हैं। मुहावरा में कहते हैं ना, आंख दिखा रहे हैं। तो मुहावरे वाला आंख दिखाना भी साबित हुआ और वाकई आंख दिखाने भी आते थे। इस बार नीतीश कुमार की तबीयत का हवाला दिया जा रहा है, और कल ही हमने चर्चा की थी कि नीतीश कुमार इन्वेस्टर समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब आपको क्या लगता है, बिहार की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा अमित शाह के राहुल कंवल को दिए इंटरव्यू के बाद क्या बदलने वाला है? अमित शाह के इंटरव्यू से ही बिहार की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलता है। राजस्थान पत्रिका को इंटरव्यू दिया नवनीत मिश्रा को, और कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। हफ्ते भर में प्रस्ताव भी आ गया। सुबह में इस्तीफा, शाम में शपथ। चट मंगनी पट पट ब्याह उसी दिन देखने को मिला, 28 जनवरी को। और 20 या 19 जनवरी को ये इंटरव्यू आया था। अब 5 दिन पहले उनका इंटरव्यू आया, और खबर आ रही है, आपको मैं ब्रेकिंग खबर दे दूं, सूत्रों के हवाले से जो अंदर से खबर आ रही है वो ये है कि जब से वो इंटरव्यू आया है उसके बाद से नीतीश कुमार बेहद गुस्से में है। बेहद गुस्से में है, ऐसी बात अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, गुस्सा इंटरव्यू के बाद की परिस्थितियों से उपजा है, या बीमारी जाड़े की वजह से उपजी है, या इन दोनों के बीच में कहीं सत्य छुपा हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से बीमार है, ये भी सही है, लेकिन मानसिक रूप से राजनीतिक बीमार भी पड़ गए हैं, ये भी सही है। मतलब शारीरिक बीमार तो है, नो डाउट। जो मेडिकल रिपोर्ट आया है वो बीमार है। डॉक्टरों की टीम ने उनके आवास पे जाके चेकअप किया है। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद, उस कॉन्क्लेव में दिए गए अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद, नीतीश कुमार कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी बीमार पड़ गए हैं। और राजनीतिक बीमार इस प्रकार से राजनीतिक बीमार पड़ गए हैं कि हो सकता है कि
जो बीमारी नीतीश कुमार को लगी है वो एनडीए की सेहत के लिए सही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि जी? आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एनडीए की सेहत के लिए सही नहीं है। ऐसा एंटीबायोटिक चलाना पड़े कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं या नीतीश कुमार खुद ऐसा एंटीबायोटिक चलाए ताकि ये जो गंभीर बीमारी, राजनीतिक रूप से जो गंभीर बीमारी नीतीश कुमार जी को लगी है वो भी अमित शाह द्वारा उसका छुटकारा, उससे छुटकारा पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य मुझे, कल भी मैंने कहा और मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया जब ये पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा। तमाम बीजेपी के केंद्रीय नेता जो हैं ने भी इस प्रकार का दावा अक्सर किया करते रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने के कामों को लेकर। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया है? महाराष्ट्र से ऐसा कौन सा टॉनिक मिल गया है, हरियाणा से भी बीजेपी को ऐसा कौन सा टॉनिक मिल गया है कि अमित शाह जो भली बाती ऑलरेडी जिस विषय को लेकर डिसीजन पहले से ले लिया गया हो, एक निर्णय, एक आम सहमति बन गई हो कि आगामी विधानसभा चुनाव इस नेता के लीडरशिप में यानी नीतीश कुमार के लीडरशिप में लड़ा जाएगा, और ऐसे डायरेक्ट सवाल पे इनडायरेक्ट जवाब देना। ऋषि जी एक मिनट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जो बातें कही गई कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा वो सम्राट चौधरी ने कही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी इस बात को नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये सवाल है, और इस सवाल के बीच आप जानते हैं कि इंटरव्यू आजकल प्रायोजित होता है। ये कहने की में कोई झिझक नहीं है कि जो गोदी मीडिया के इंटरव्यू होते हैं प्रायोजित होते हैं। सवाल पहले से दिए जाते हैं, ये दबी ढकी बात नहीं रह गई है। सवाल आप उसी इंटरव्यू में देख रहे थे, राहुल गांधी के बारे में कितनी घिनौनी बातें कही गई, भीड़ से किसी को खड़ा कराया गया, सब कुछ आपने देखा। और सब कुछ देखने की प्रक्रिया के दरमियान आप ये भी देख रहे थे कि नीतीश कुमार का सवाल भी आ गया। तो सब कुछ जब सामने नीतीश कुमार को दिख रहा है तो क्या नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि संकेत को नहीं समझ रहे? अब कहा तो यहां तक जाता है कि ऐसे कॉन्क्लेव में या ऐसे प्रोग्राम में सवाल पहले ही नेताओं द्वारा पत्रकारों को भेज दिया जाता है और ये निर्देश होता है कि ये सवाल ही करना है, इससे बाहर सवाल नहीं करना है। इस बात से तो मैं सहमत हूं, वो भी अमित शाह जैसे नेता। तो देखिए, और अमित शाह और नीतीश कुमार के क्या संबंध रहे ये कहने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार भूपेंद्र यादव के क्या रिलेशन रहे कहने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह, बिल्कुल एक बात सही है कि भाजपा में अमित शाह एक ऐसे नेता है जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं और नीतीश कुमार भी अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीजें हैं, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है। ऋषि जी क्या बात आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अमित शाह को पसंद नहीं करते? उनके कहने पर बकौल नीतीश कुमार अमित शाह के कहने पर तो प्रशांत किशोर को पार्टी में लेकर आए थे। अब ठीक है, मतलब लेकिन जनरली पसंद नहीं करते हैं। अब आप जानते हैं नीतीश कुमार भी, ये पब्लिक डोमेन में कहने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र यादव आरसीपी सिंह के संबंध के कारण आरसीपी सिंह को क्या झेलना पड़ा कहने की जरूरत नहीं है। और भूपेंद्र यादव जो है किस प्रयोगशाला के स्टूडेंट है ये कहने की जरूरत नहीं है। अमित शाह के बहुत करीबी है, आंख नाक कान माने जाते हैं भूपेंद्र यादव अमित शाह के। तो अब ये तमाम चीजें कहने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं एलजेपी में जो टूट हुआ उसके पीछे कौन था, फिर जेडीयू में लोटस ऑपरेशन किया गया उसके पीछे कौन था, ये तमाम चीजें हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी के टॉप 2 लीडर में से जो सेकेंड टॉप के लीडर हैं, अमित शाह द्वारा कॉन्क्लेव में नीतीश कुमार के लीडरशिप को लेकर आनाकानी करना, उसके बाद जेडीयू के तमाम बड़े नेता, खासकर वो नेता जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में सेतु का काम करते हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, उनका इस पर बयान आना कहीं ना कहीं बहुत कुछ ये दर्शाता है। और आज फिर नीतीश कुमार बीमार पड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से बीमार जरूर पड़े हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी बीमार कई दिनों से है। आपने बिल्कुल सही कहा कि विगत 5-6 दिनों में उन्होंने बहुत कम लोगों से बातचीत की है, बहुत कम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। जी ऋषि जी, देखिए नीतीश कुमार योगा भी करते हैं, नीतीश कुमार को डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज कुछ नहीं है, जो आजकल आम बीमारी है। लेकिन अब ठंड का मौसम है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत तो सर्दी खांसी ये सब तो चलता रहता है। ये तो जवान लोगों को चलता है, वो तो 70 पार के हैं। नरेंद्र मोदी से थोड़े ही उम्र में कम है नीतीश कुमार, तो ये स्वाभाविक चीज है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये बताइए, अंदरूनी बेहद भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से मैं ये बात आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार 4-5 दिनों से बेहद गुस्से में बताए जाते हैं, बेहद गुस्से में। आप सोच नहीं सकते कि वो कितने गुस्से में है। इस तरह की खबर आ रही है, कारण क्या है? कारण तो स्पष्ट है अभिषेक जी। हम्म बीजेपी में डिसीजन मेकर कौन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और उसमें से दो में से एक आदमी कह रहे हैं कि बिहार में किस चेहरे पे आगामी चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस पर वो आनाकानी कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार की नाराजगी स्वाभाविक है। दूसरी बात, सीटों को लेकर भी हो सकता है। नीतीश कुमार चाहते होंगे कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, बीजेपी के तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं होगी। जो फॉर्मूला नीतीश कुमार, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा था, 120 से 130 सीटों की पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि ये 120-130 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर एलजेपी तमाम लोगों को बीजेपी अपने खाते से क्या एडजस्ट करेगी? और यदि एडजस्ट करती है तो बीजेपी को डबल डिजिट में चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी 100 के नीचे चुनाव लड़ना पड़ेगा। और बीजेपी की यह मजबूरी है कि वो एलजेपी और जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ भी नहीं सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। बीजेपी भी पेशो पेश में है कि नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो डबल डिजिट में लड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार को छोड़ते हैं तो जो 14-15% का चंक है वो कहाँ जाएगा? और उसमें आग में घी का काम, ये अम्बेडकर वाला बयान। अब नीतीश कुमार के मन में थोड़ा सा मतलब डवाडोल वाली स्थिति थी, उसमें और ये मतलब मोमेंटम देने का काम ये अम्बेडकर वाला बयान। नीतीश कुमार भी पेशो पेश में है कि इस चीज को तेजस्वी यादव भुनाएंगे कि जब अम्बेडकर को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पार्लियामेंट में अपमानित किया जा रहा था, वो भी अमित शाह द्वारा, तो नीतीश कुमार क्या कहाँ थे? नीतीश कुमार का क्या स्टैंड था? तो ये तमाम चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है। मैं एक और बात बताऊं, सृजन घोटाला के ऑडिटर को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये छोटी छोटी जो खबर है, डेवलपमेंट है, ये दर्शकों को मैं बताऊं। और सृजन घोटाला में निशाने में कौन कौन है? सुशील मोदी जी तो अब रहे नहीं, अब्दुल बारी जो उस कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे, जो लोग उस कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे। देखिए, घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है। संजीव हंस, आपने देखा संजीव हंस को कैसे मतलब पकड़ा गया। देखिए, बिहार में सिर्फ संजीव हंस ही एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं है। मैं दावे के साथ करता हूं, संजीव हंस के बाबा परदादा बैठे हैं बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में। क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जी। तो ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है जो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार के भी ये चाहत थी कि हम बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े, एनडीए में रह के चुनाव लड़े। लेकिन जो ये पर्दे के पीछे का जो ये खेल होता है, खासकर बीजेपी इस खेल में, ऐसे खेल में बीजेपी को बड़ा मजा आता है। 2020 में उन्होंने ऐसा खेल किया। तमाम, आप बता दीजिए, बीजेपी के जो तमाम सहयोगी हैं, जो बड़े भाई की भूमिका में कभी हुआ करते थे, आज छोटे भाई की भूमिका में है। और छोटे भाई वाले जो तो आप कहीं रहे ही नहीं। जी। अच्छा, एक खबर तो ये नीतीश कुमार समझते हैं। जी ऋषि जी, एक खबर इसमें और आ रही है, और वो खबर दरअसल ये है कि महागठबंधन ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। जो अब इंडिया गठबंधन का क्षेत्रीय स्वरूप, जिसे महागठबंधन कहते हैं बिहार में, वहां राष्ट्रीय जनता दल दीपांकर भट्टाचार्य की माले, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस में अचानक अंदरूनी स्तर पर शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। जी ऋषि जी, ये लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद या उसके पहले भी, जब से नीतीश कुमार छोड़ करके गए,
महागठबंधन की कोई साझा बैठक, रैली को छोड़ दे तो कोई बैठक ही नहीं हुई है, और अब अंदर खाने नेताओं का मिलना जुलना शुरू हो गया है। क्या ये नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारी है? एक मैं आपको और एक चीज बता दूं, राजद जो है प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं, और ऐसे चर्चा था कि आलोक मेहता, तो आलोक मेहता के नाम पे मुझे लगता है कि थोड़ा रस्साकसी इसलिए है क्योंकि लोकसभा में जो पार्टी की तरफ से जो नेता है वो भी कुशवाहा है, तो दो कुशवाहा समाज के नेता को बड़ी बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती है। और जो मेरे पास खबर है कि वैश्य समाज को, क्योंकि कुशवाहा समाज को आपने लोकसभा में बहुत ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसी समाज से आने वाले सांसद को आपने सदन का नेता बना दिया। अब राजद की रणनीति ये है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, खासकर वैश्य का, उसको तोड़ने का। और मेरे पास जो खबर है, रणविजय साहू एक नेता है जिनका नाम बहुत तेजी से उभरा है और संभावित प्रदेश अध्यक्ष में उनका नाम काफी मजबूती से चल रहा है। तो राजद जो है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको ये भी बता दूं, हर विधानसभा क्षेत्र से 3 या 4 नामों का पैनल जो है तैयार किया जा रहा है। ऋषि जी हमें ये बताइए, कल परसों से 3 दिनों से देखा जा रहा है कि ये दलों के बीच आपसी बातचीत तेज हो गई है। जब से अमित शाह का इंटरव्यू आया है उसके बाद से आपसी बातचीत तेज हो गई है। अब इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, अमित शाह का जो फीडबैक मिला है, अमित शाह ने जिस प्रकार से जवाब दिया है, रिस्पॉन्ड किया नीतीश कुमार को लेकर, तो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में तो एक खुशी की लहर तो है ही कि भाई जो नीतीश कुमार को लेकर इतना बड़ा मतलब ये बनाया गया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, तमाम चीजों एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। नीतीश कुमार का इमेज तो क्लीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नीतीश कुमार को लेकर जो रिस्पांस अमित शाह के तरफ से मिला है, उसके बाद मुझे लगता है कि राजद या तमाम इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार इस बात पर चर्चा में जरूर उन्होंने किया होगा, आपस में बातचीत जरूर किया होगा कि यदि नीतीश कुमार की वापसी होती है तो फिर क्या समीकरण होगा। यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं, इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा जी। चलिए, क्योंकि जब नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे तो एक बड़ा चंक, एक 243 में से बड़ा चंक जेडीयू को देना पड़ेगा। तो फिर तमाम अलायंस पार्टनर को फिर कहाँ एडजस्ट होंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और संभावनाओं में ये संभावना जरूर बन रही है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के प्रति अमित शाह ने उदासी दिखाई है, तो उदासी के कारण दूसरे खेमा में खुशी है कि एक बड़ा नेता, एक बड़ा पार्टी इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। बिल्कुल ऋषि जी, कार्यक्रम खत्म करने के पहले अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार की तबीयत का हवाला देते हुए उनके तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें उनकी यात्रा भी शामिल है, प्रगति यात्रा, और आज इन्वेस्टर समिट में उन्हें शामिल होना था, वो भी रद्द कर दिया गया है। और इन सब के बीच खराब स्वास्थ्य, क्या राजनीतिक रूप से स्वास्थ्य खराब है या वास्तविकता में खराब है? जो ऑफिशियल बातें कही जा रही है कि स्वास्थ्य खराब है, हम उसे ही मानेंगे, लेकिन नीतीश कुमार गुस्से में है, इस बात को अंदरूनी सूत्र भी दावा कर रहे हैं कि बहुत गुस्से में है। जी ऋषि जी कुछ कह रहे हैं संक्षेप में? कल ही हम लोगों ने खबर चलाया था, और हम लोगों के खबर चलाने के बाद तमाम जो यूट्यूबर हैं, तमाम जो पत्रकार हैं, उस खबर को कॉपी उन्होंने किया। हम लोगों ने ये खबर चलाया था कि अरविंद केजरीवाल के उस पत्र के बाद अरविंद केजरीवाल ने एनडीए घटक के 2 उस महत्वपूर्ण घटक को उन्होंने पत्र लिखा जिनके सहारे केंद्र की सत्ता चल रही है, एक नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू। और ये जो केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है वो पब्लिक डोमेन में है, और इससे कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उनकी भी राजनीति उसी प्रकार की है, पिछड़े अति पिछड़े मुस्लिमों का, और ठीक उसी प्रकार की राजनीति नीतीश कुमार की है, पिछड़े अति पिछड़े, दलित, महादलित और मुस्लिमों का। ऋषि जी, केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है उससे भी नीतीश कुमार दबाव में है। ऋषि जी समय कम है, 100 बात की एक बात, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मुसलमानों को यानी अल्पसंख्यकों को एक किनारे रखकर तो करने में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन दलित मुसलमानों को दोनों को अलग करके एक खांचे में रख के
तब कोई पॉलिटिक्स ना तो भाजपा की कामयाब हो सकती है ना किसी दूसरे दल की कामयाब हो सकती है। जहां जय भीम जय मीम एक साथ आने का मौका मिल गया, फिर ये सारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी इस देश में 50 लोकसभा सीटों की दावेदार नहीं बचेगी। और नीतीश कुमार इस बात को भी समझ रहे हैं। एक तो उनके नेतृत्व के ऊपर संशय, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में भी दलित वोटर्स के बीच एक विमर्श का केंद्र बिंदु जरूर बन गए हैं अमित शाह। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी 2 सेकंड गिरना लेंगे, विवाद के बाद बन गए थे। जी जी, 2 संक्षेप में सेकंड ऋषि लेंगे। जी, देखिए समय कम। नीतीश कुमार को जेडीयू के ही कुछ नेता नवीन पटनायक वाली स्थिति में लाना चाहते हैं। इससे नीतीश कुमार को सतर्क रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर, नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उससे भी जेडीयू को छुटकारा पाना होगा। और जेडीयू के ही कुछ ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार ये है। भाई सर्दी गर्मी है, हर आदमी बीमार पड़ता है, लेकिन उस चीज को मानसिक बीमारी से जोड़ देना। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब राजनीति को मतलब जो सिस्टम को ठीक से चला नहीं पा रहे। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगा। मैं एक बात खत्म करूंगा, नवीन पटनायक जैसे लोकप्रिय नेता का हाल क्या हुआ? ये बीजेपी प्रोपेगेंडा बनाने में सफल रही, और नवीन पटनायक भी ऋषि जी समय कम है, बीजेपी से दोस्ती रही है। समय कम है मेरे पास। बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति एक परिवर्तन के दौर में गुजर रही है और विपक्ष परिवर्तन की गुंजाइश बिहार में बनती जा रही है। इस बात को सार्वजनिक तौर पर अब स्वीकार करना होगा कि नीतीश कुमार एक नए प्रस्थान बिंदु की तरफ जाने का मन बनाते हुए दिख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल में क्या होता है वो देखा जाना है। लेकिन याद रखिए, जनता दल यूनाइटेड वो पालकी है जिसको पालकी को ढोने के लिए दोनों गठबंधन के लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। और इसी प्रतिस्पर्धा में इंडिया अलायंस के बिहार के दलों, जिसे महागठबंधन कहते हैं, उन्हें इसकी भनक लग चुकी है कि सत्ता का स्वाद चखाने वाला जो सबसे बड़ा मास्टर की जिसे आप कहते हैं, वो अपने पाले में आ सकते हैं। और इसी की वजह से अमित शाह के बयान के बाद कहीं नरेंद्र मोदी की सत्ता भी डवाडोल तो नहीं हो जाएगी। देखते जाइए होता क्या है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार गुस्से में है और नीतीश कुमार को सर्दी गर्मी की वजह से, थोड़ी सर्दी की वजह से, सर्दी के मौसम की वजह से तबीयत संबंधी बातें भी सामने आ रही है। अब देखिए राजनीतिक तबीयत बिहार की कैसी है, अगले कुछ दिनों में इसका पटाक्षेप हो जाएगा। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।